गुड मॉर्निंग एवरीवन। ए एन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी हम लोग कंपटीशन का परीक्षा देते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो या रेलवे का परीक्षा हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम या बीपीएससी हो, सब में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी में से सिंधु घाटी सभ्यता एक है। इसकी खोज का प्रथम प्रयास चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसका खोज 1921 ईस्वी में आर.डी. साहनी यानी राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इसके अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता आदि के नाम से जानते हैं। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता इत्यादि के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी में इसके अवशेष मिले थे, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि इस सभ्यता की कुछ बातें साक्ष्य के रूप में यानी लिखित है, कुछ अलिखित है, तो कुल मिलाकर इसको हम लोग प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहेंगे। इस समय टीन एवं तांबे से बनाए जाने वाले कांसे का निर्माण तकनीक का विकास हो चुका था, इसलिए हम लोग उसको कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। काल निर्धारण की बात करें तो इसमें बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, यानी किसी का मत एक जैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए सर मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक यह काल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। वुली मानते हैं कि 2800 बीसी तक इसका काल था। डीपी अग्रवाल मानते हैं कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका काल था। अल्विन मानते हैं कि 2150 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका समय रहा होगा। लेकिन रेडियो कार्बन के आधार पर इसका जो समय निर्धारित किया गया वो 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक है, जो कि सर्वमान्य है और ये डीपी अग्रवाल के काल निर्धारण के समय से मिलता है। यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी भारत की। भारत की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है उन सब में ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। खुदाई से प्राप्त सभी स्थलों में से सिर्फ 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवारी वाला, चौथा धौलावीरा, पांचवा राखीगढ़ी, छठा कालीबंगा। फसल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। चावल के प्रथम साक्ष्य भी लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो चावल के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिले हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। इसके विस्तार की बात की जाए तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक इसका विस्तार था, जो कि 1600 किलोमीटर में फैला हुआ था। अगर इसके पश्चिम से पूरब तक विस्तार की बात की जाए तो बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर तक इसका विस्तार माना जाता है। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है, यानी कि 12,99,600 किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। जूते हुए खेत एवं कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आकार की बात की जाए तो इसकी आकार जो है इसका त्रिभुज के आकार का, यानी त्रिभुजाकार है। लोहे का ज्ञान नहीं था पर कांस्य तकनीक का ज्ञान इन लोगों को था। आते हैं इसके जीवन स्तर के बारे में जानते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग रहते थे उनका जीवन स्तर कैसा था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर 4 वर्गों में विभाजित था। धार्मिक जीवन,
सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा में पक्की मीट की स्त्री मूर्तिकाएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की मोहरें मिली हैं, जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा की मूर्ति मिली है, जो यह बताता है कि उस समय के लोग यानी सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। यानी आज भी हम लोग पृथ्वी को धरती माता को मानते हैं और अन्न उपजाने वाले देवी मानते हैं। इसी प्रकार उस वक्त के लोग भी क्या मानते थे? पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। वृक्ष की पूजा होती थी, लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला है। वृक्षों की पूजा की जाती थी उस समय, लेकिन मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं है। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी उनको क्या किया जाता था? तो उनको 3 तरह से उनको वहाँ यानी कि कहा जाए कि सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार की जो विधियाँ थी वो 3 थी। यानी 3 तरह की विधियों से अंतिम संस्कार किया जाता था। पहला था दाह संस्कार विधि, जो कि आज भी हम लोग को भारतीय समाज में मिलता है। इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके शव को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। यह दाह संस्कार विधि कहलाती है। पूर्ण समाधिकरण विधि, इस विधि में लोग शव को पूर्णतः जमीन में दफना देते हैं। और तीसरा जो आंशिक समाधिकरण विधि, इसमें आधे ही यानी पूर्ण समाधिकरण विधि का उपयोग नहीं किया जाता, आधा ही समाधिकरण विधि का उपयोग किया जाता है। सामाजिक जीवन, इस सभ्यता के लोगों का समाज जो था मातृसत्तात्मक था। यहाँ के लोग दाढ़ी मूछों के शौकीन थे, क्योंकि यहाँ कंघी या मुस्तरे के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। यानी कि उस समय के लोग भी दाढ़ी मूछ रखा करते थे। यहाँ के लोगों की बात की जाती है, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, शाकाहारी थे और मांसाहारी थे। यानी साग सब्जी के साथ वो मांस भी खाना पसंद करते थे यहाँ के लोग। महिला एवं पुरुष की बात की जाए तो ये दोनों आभूषण के शौकीन थे और गहने पहना करते थे। मनोरंजन के क्षेत्र में देखें तो ये अपने मनोरंजन के लिए पासी का खेल खेलते थे, पशुओं को लड़ाते थे एवं नाचते गाते थे। इसके अलावा शिकार करना, मछली पकड़ना, ये भी उनका मनोरंजन का साधन था। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। आग में पकी हुई मूर्ति को यहाँ के लोग टेराकोटा कहते थे। यानी कि आग में जो मूर्ति को पका कर बनाया जाता था उसको टेराकोटा कहा जाता था। अब आते हैं इसके आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो इसमें इन लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि था। यानी कि यहाँ के लोग पशु को भी पालते थे और खेती भी किया करते थे। सिंधु वासी 9 प्रकार के फसल उगाते थे, जिनमें गेहूं एवं जौ प्रमुख फसल थे। बनवाली में उत्तम कोटि के जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली में क्या मिले हैं? तो उत्तम कोटि के जौ के साक्ष्य मिले हैं। कपास पैदा करने का श्रेय भी सबसे पहले इन्हीं लोगों को जाता है। यानी कपास की जो खेती होती है उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उस तकनीक का विकास भी सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने किया था। नदी एवं तालाबों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था होती थी। यानी जो वो लोग जो खेती करते थे, खेती में जैसे आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, नदी के माध्यम से भी खेतों को सिंचते हैं, पटाते हैं। तो उस वक्त नदी एवं तालाबों का सिंचाई के रूप में प्रयोग होता था, लेकिन नहरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले। यानी कि नहर का उपयोग उस वक्त नहीं होता था। सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। वस्त्र बनाने के लिए वो लोग ऊनी एवं सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। और ऊनी एवं सूती वस्त्र का प्रमुख जो केंद्र था वो आपके मोहनजोदड़ो में था। सिंधुवासी व्यापार भी करते थे। इनका व्यापार इराक, ईरान, बहरीन एवं मिस्र से होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रचलित थी। यानी व्यापार की जो बात की जाए तो उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली पर इनका व्यापार निर्भर था। यानी कहने का मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी और दी जाती थी। इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। ये लोग शेल खड़ी से मुद्रा का निर्माण करते थे। अगर मुद्रा की बात की जाए तो ये लोग शेल खड़ी का उपयोग करते थे मुद्रा बनाने के लिए। विनिमय बाटों के द्वारा निर्धारित थी।